जय हिंद। वेलकम टू एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त कपिल त्यागी। आज का टॉपिक ब्लड ग्रुप, लीवर इत्यादि है। बायोलॉजी की हमारी सारी क्लासेस पिक्चर बेस्ड ही होंगी, जिसमें हम चित्रों के माध्यम से आपको टॉपिक समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना है। कुछ करना है तो डटकर चल, कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। तो इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ आइए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो टॉपिक है हमारा ब्लड, यानी कि रक्त। बात करते हैं मानव रुधिर की। रुधिर प्लाज्मा और रुधिराणु यानी कि ब्लड कोर्पल्स में बटा होता है। मनुष्य का रुधिर प्लाज्मा और रुधिराणु में बटा होता है। रुधिर में प्लाज्मा होता है लगभग 55% और बाकी जो है वो होता है रुधिराणु यानी कि ब्लड कोर्पल्स। तो मानव रुधिर में प्लाज्मा 55% और रुधिराणु यानी कि कणिकाएं होती हैं लगभग 45%। आगे प्लाज्मा या प्लाज्मा में लगभग 90% जल होता है और बाकी 10% कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। यदि हम अकार्बनिक पदार्थों की बात करें तो इसमें सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड तथा सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं। कार्बनिक पदार्थों में अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, कुछ विटामिन व कुछ प्रोटीन होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन होता है फाइबिनोर्जिन और प्रोथ्राम्बिन। और 90% होता है प्लाज्मा में जल। यदि आपने कभी देखा हो कि जब अगर हमारे बॉडी पर कहीं चोट लग जाए और वहां से जो ब्लड निकलता है, यदि आप उस ब्लड को अपनी दो उंगलियों के बीच में यानी अंगूठे और उंगली के बीच में रखकर पुश करें, तो उस ब्लड में एक हल्का सा ऐसा पदार्थ होता है कि जैसे उसमें कोई चिपचिपा पदार्थ होता है, स्टिक की तरह होता है। तो ब्लड के अंदर जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो प्लाज्मा ही होता है। तो मानव रुधिर प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं में बटा होता है। प्लाज्मा 55% और रक्त कणिकाएं होती हैं 45%। आगे प्लाज्मा जो 55% है, इसमें 90% जल होता है, बाकी 10% में कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। बात करते हैं रक्त कणिकाओं की। रक्त कणिकाएं तीन प्रकार की होती हैं। एक होता है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पल्स। एक होता है श्वेत रुधिराणु यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। और एक पार्ट होता है प्लेटलेट्स का। आगे जो डब्ल्यूबीसी हैं, व्हाइट ब्लड सेल, ये दो भागों में बटी है। कणिका में व्हाइट कणिकाएं, कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु, जिसमें इओसिनोफिलस, बेसोफिलस और न्यूट्रोफिलस ये ग्रेनुलोटिक का भाग है। और कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, इसके ये दो पार्ट हैं। तो जो ब्लड है, इसमें एक होता है आरबीसी, एक होता है व्हाइट डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लेटलेट्स और एक होता है प्लाज्मा। ये आप इस तरह की स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जैसा बताया है कि पूरी क्लास हमारी पिक्चर बेस्ड क्लास होगी। चित्रों के माध्यम से हम आपको टॉपिक समझाने का प्रयास करेंगे। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में 1 लीटर कम ब्लड होता है। जैसे बताया कि ब्लड दो भागों में बटा होता है, एक भाग प्लाज्मा और एक रक्त कणिकाएं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि हम ब्लड को एक लाइन में एक्सप्लेन करें तो ब्लड क्या है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बस इतना ही क्वेश्चन आएगा, ब्लड क्या है, तो उसका एक ऑप्शन होगा कि ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है, ए लिक्विड कनेक्टेड टिश्यू है। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। इसका पीएच मान लगभग 7.4 होता है। इसकी जो नेचर है वो क्षारीय है। और एक वयस्क मनुष्य में
लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। ये पूरी हम क्वांटिटी बता रहे हैं। एक वयस्क मनुष्य में ब्लड होता है 5 से 6 लीटर। पीएच मान होता है 7.4%। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि किसी मनुष्य का जितना वेट होता है, जितना भार होता है, उस वेट का लगभग 7 to 8%, 7 to 8% उसके अंदर ब्लड होता है। किसी व्यक्ति का जितना वेट होता है, उसमें 7 to 8% उसके अंदर ब्लड होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी व्यक्ति का वेट 80 किलोग्राम है, 80 किलोग्राम है, तो उसमें यदि हम ब्लड को एक अनुमान के आधार पर बताएं, तो 80 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो अठी अठी 64, 64। यानी कि जिस व्यक्ति का भार 80 किलोग्राम होगा, उसके अंदर लगभग 6.5 लीटर 400 ग्राम के करीब उसके अंदर ब्लड होगा। तो वयस्क मनुष्य में नॉर्मली हमने बताया कि 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, या हम ब्लड को नाप सकते हैं किसी मनुष्य में जितना वेट होता है, उस वेट का लगभग 7 से 8% उसके अंदर ब्लड होता है, जितना उसका वेट है। रक्त कणिकाएं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाइट ब्लड सेल की। अच्छा, यहाँ पर जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स। आरबीसी का फॉर्मेशन, निर्माण, इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण बोन मैरो में होता है, और प्लेटलेट्स का भी निर्माण बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में। यानी अगर हम बात करें तो तीनों का निर्माण बोन मैरो में होता है। अब ये बोन मैरो अस्थि मज्जा क्या होती है? जो हमारा शरीर के अंदर जो स्केलेटन होता है, कंकाल होता है, जो हमारा हड्डियों का ढांचा होता है, यदि हम हड्डी को बीच से तोड़ दें, हाथ की हड्डी को आप बीच से तोड़ दें, तो उस हड्डी के अंदर का जो पार्ट होता है, तो वो खोखला होता है। तो उसके अंदर जो व्हाइट व्हाइट हिस्सा, या व्हाइट चून टाइप जो पदार्थ होता है, उसे ही हम बोन मैरो कहते हैं। हड्डी के अंदर का जो भाग है, सिंपल भाषा में हड्डी के अंदर का जो पार्ट है, उसे ही बोन मैरो कहते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं। तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन आरबीसी की मृत्यु लीवर और प्लीहा में होती है। लीवर मतलब यकृत और प्लीहा में होती है। लेकिन जब कोई शिशु माँ के गर्भ में होता है, तो उस समय शिशु के अंदर जो आरबीसी का निर्माण है, वो होता है लीवर में। लेकिन जब एक स्वस्थ मनुष्य हो जाता है और उसके बॉडी में आरबीसी बनने लगती है, तो बनती है बोन मैरो में। आरबीसी का फॉर्मेशन, आरबीसी बनती है अस्थि मज्जा में, लेकिन आरबीसी की डेथ होती है प्लीहा या यकृत में। इसलिए प्लीहा और यकृत को आरबीसी की कब्र गृह बोला जाता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा के साथ साथ लीवर में होता है। इसी तरह प्लेटलेट्स का निर्माण भी बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है। तो ध्यान रखना, इन तीनों ही रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में। और बोन मैरो क्या है? हड्डी के अंदर का जो पार्ट होता है, उसे ही नॉर्मल बोन मैरो कहा जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स। सॉरी, ऐसा लग रहा है कि शायद वीडियो पुश हो गई थी, तो मैं टॉपिक समझाता चला गया, लेकिन हो सकता है कि ये रिकॉर्ड ना हुआ हो, तो हम दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो जो रक्त कणिकाएं हैं, जो 3 प्रकार की हैं,
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जैसे हमने बताया था, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण बोन मैरो के साथ साथ होता है लीवर में, और प्लेटलेट्स का भी निर्माण होता है बोन मैरो में। बोन मैरो क्या है? जो हमारे शरीर में जो कंकाल है हड्डियों का, तो हड्डियों के अंदर का जो पार्ट है उसे बोन मैरो बोलते हैं। नॉर्मली जो डब्ल्यूबीसी हैं, इनका मेन काम होता है कि हमारे शरीर पर जब कोई बैक्टीरिया अटैक करता है, तो उस बैक्टीरिया के साथ डब्ल्यूबीसी फाइट करती हैं, लड़ती हैं। उनके साथ एक महायुद्ध करती हैं, एक विश्व युद्ध लड़ा जाता है। किसके बीच? डब्ल्यूबीसी और बैक्टीरिया के बीच। तो मेन पॉइंट ये है कि डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर की सुरक्षा करती हैं, इसलिए हमारे शरीर की बॉडी गार्ड हैं। लेकिन जब डब्ल्यूबीसी बैक्टीरिया के साथ लड़ती हैं, तो बैक्टीरिया भी मरते हैं, डब्ल्यूबीसी भी मरते हैं। इसलिए डब्ल्यूबीसी की जो जीवन काल है वो सबसे कम है, 2 से 4 दिन ही इनका जीवन काल होता है। तो डब्ल्यूबीसी एक तो हमारी बैक्टीरिया से सुरक्षा करती हैं, और इसी से हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये मजबूत होती है। तो ये हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाती हैं और बैक्टीरिया से हमारी रक्षा करती हैं। तो जो टॉपिक है हमारा, व्हाइट ब्लड सेल्स, तो इसे, इसका अन्य नाम है सैनिक या वीर सिपाही। जैसे हमने बताया कि हमारे शरीर की बॉडी गार्ड हैं। मेन कार्य क्या है? कि ये रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। डब्ल्यूबीसी के प्रकार, एक मोनोसाइट है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इकोसिनोफिल। डब्ल्यूबीसी का सबसे बड़ा पार्ट होता है मोनोसाइट, एक भाग लिम्फोसाइट है, और सबसे कम संख्या होती है बेसोफिल की, और सबसे अधिक होती है न्यूट्रोफिल की। अब यहाँ पर जो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट हैं, लिम्फोसाइट का, इसका मेन काम होता है कि ये बॉडी में एंटीबॉडी बनाती हैं और इनकी वृद्धि को उत्तेजित करती हैं। मोनोसाइट, मोनोसाइट ये पूरे शरीर में भ्रमण करते हैं, मतलब घूमती रहती हैं, और जहां भी इन्हें हानिकारक बैक्टीरिया और रोगाणु मिलता है, तो उसको मारकर खा जाती है। मोनोसाइट बैक्टीरिया और रोगाणु को के साथ लड़ती हैं और उनको लड़कर खा जाती हैं। और जो लिम्फोसाइट है, ये शरीर में हमारी एंटीबॉडी बनाती है। नेक्स्ट है, ब्लड में डब्ल्यूबीसी की जो संख्या है वो होती है 5,000 से लेकर 11,000 प्रति घन मिलीमीटर। यदि शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाए, इनकी अधिकता हो जाए, तो ब्लड कैंसर, रक्त कैंसर हो जाता है, और रक्त कैंसर को ल्यूकीमिया बोला जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि रक्त कैंसर, जिसको ल्यूकीमिया बोला जाता है, किसके कारण होता है? तो यदि बॉडी में डब्ल्यूबीसी की संख्याएं अधिक हो जाएं, तो इसी से रक्त कैंसर यानी कि ब्लड कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट है रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। इनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, आप देख सकते हैं। जैसे दवाई, जो भी हम मेडिसिन लेते हैं, अगर रेड मेडिसिन है तो उसका कुछ आकार इस तरह से होता है। कुल रुधिर का 40% व कुल रुधिर का 90% भाग होता है आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। मोस्ट इंपोर्टेंट, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन आरबीसी में उपस्थित होता है, और इसी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का, ब्लड का रंग लाल होता है। इसका मेन काम क्या है, या मेन फंक्शन क्या है? कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इस हीमोग्लोबिन में हिम नामक एक पिगमेंट, पिगमेंट मतलब वर्णक होता है। पिगमेंट या वर्णक का मतलब होता है रंग देने वाला। तो ये जो हिम है, इसी से रक्त का रंग लाल होता है। रक्त में इनकी जो मात्रा है, ये होती है लगभग 54 लाख प्रति घन मिलीलीटर। अभी देखा है हमने, डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत कम होती है, 5 से 11,000 के बीच। लेकिन
आरबीसी की जो संख्या है ये होती है लगभग 54 लाख प्रति घन मिलीलीटर। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। और आरबीसी की मृत्यु होती है लीवर और प्लीहा में। प्लीहा, प्लीहा को स्प्लीन बोलते हैं, SPLEEN, स्प्लीन। इसी को बोलते हैं तिल्ली और इसी को बोलते हैं प्लीहा। तो जो आरबीसी डेड होती हैं, मरती हैं, तो आरबीसी डेड होती हैं प्लीहा में और लीवर में। इसलिए प्लीहा और लीवर को आरबीसी का कब्र ग्रह कहा जाता है, डेथ पॉइंट कहा जाता है। जब कोई शिशु मां के गर्भ में होता है तो इस उस शिशु में आरबीसी का निर्माण लीवर में होता है। लेकिन जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उस समय उसकी बॉडी में जो आरबीसी का निर्माण है वो होता है बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। और अस्थि मज्जा क्या है? हड्डियों के अंदर पाए जाने वाला जो हिस्सा है उसे ही बोन मैरो बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर फिर व्हाइट ब्लड सेल दिखा जा रहा है। और जैसे हमने बताया था, निर्माण प्लीहा, लसिका ग्रंथि और मेन है अस्थि मज्जा, डब्ल्यूबीसी का। क्योंकि ये जो टॉपिक बने हुए हैं वो थोड़ा सा साइड टू साइड कुछ पॉइंट आगे भी ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स इस तरह की होती हैं। इनका मेन कार्य होता है, ऊपर बता है, ब्लड का थक्का बनने में मदद करना, रक्त का थक्का बनाने में मदद करना। देखो, तीन रक्त कणिकाएं हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का मेन काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना। डब्ल्यूबीसी का काम है हमारी इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना। और प्लेटलेट्स का मेन काम है रक्त का थक्का बनने में मदद करना। रक्त में इनकी मात्रा होती है 1.5 लाख से लेकर 5 लाख प्रति घन मिलीलीटर। और प्लेटलेट्स का भी निर्माण बोन मैरो में होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि जब डेंगू बुखार हो जाता है तो उसमें प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। तो ये प्लेटलेट्स यही हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में प्लेटलेट्स की जो संख्या है वो लगभग 1.5 लाख से लेकर 5 लाख प्रति घन मिलीलीटर होती है। लाल रक्त कणिकाएं ये केवल केसुरी की रक्त में ही उपस्थित होते हैं। तिल्ली या प्लीहा, जैसे हमने आपको बताया था कि रेड आरबीसी जो हैं वो डेड होती हैं स्प्लीन या तिल्ली में। इनका विकास अस्थि मज्जा में होता है और इनका जीवन काल होता है 20 दिनों से लेकर 120 दिनों तक। देखिए, आरबीसी का जीवन काल होता है 20 दिनों से लेकर 120 दिन तक। जो आरबीसी हमारे ब्लड में बन जाती हैं वो लगभग 20 दिन से लेकर 120 दिन तक जिंदा रहती हैं। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल है 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन क्यों है? क्योंकि ये बैक्टीरिया से लड़ते हैं और जब लड़ाई होती है तो दोनों ओर से, दोनों पार्टी के जो सैनिक हैं उनकी डेथ हो जाती है। और प्लेटलेट्स का जो जीवन काल है वो होता है 7 से 10 दिन। तो बताने की आवश्यकता नहीं है, सारे पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये देखिए, ये है स्पेग्नोमैनोमीटर। स्पेग्नोमैनोमीटर, आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर है वो ब्लड प्रेशर नापता है। तो जो ब्लड प्रेशर नापने की जो मशीन है उसको ही स्पेग्नोमैनोमीटर बोलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसका काम क्या है? मेन फंक्शन ब्लड प्रेशर को मापना। अब ब्लड प्रेशर कैसा है? ब्लड प्रेशर दो पार्ट में डिवाइड है। एक बोला जाता है सिस्टोलिक और एक होता है डिस्टोलिक। सिस्टोलिक में जो ब्लड प्रेशर है वो हाई के रूप में नापा जाता है। तो 150 से लेकर 120, 115 से लेकर 120 mmHg। एच जी यहां पर मरकरी है, मिलीमीटर मरकरी। तो जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो उसकी रेंज होती है 115 से लेकर 120 mmHg। और जो डायस्टोलिक यानी कि जो दूसरा इंडिकेटर है वो दिखाता है 75 से लेकर
80 mmHg। तो जो ब्लड प्रेशर होता है उसमें ध्यान रखना, सबसे पहले इस मशीन में जो हाई ब्लड प्रेशर है ऊपर वाला, जिसको सिस्टोलिक बोलते हैं, उसको दर्शाया जाता है। और उसके बाद जो लो प्रेशर वाला हिस्सा है डायस्टोलिक, उसको दिखाया जाता है। नॉर्मली एक स्वस्थ मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर है वो होता है, देखिए इससे लिखा जाएगा 120/80। यानी ब्लड प्रेशर में जो सबसे पहला है वो दिखाया जाता है हाई ब्लड प्रेशर को, और जो बाद का हिस्सा है वो दिखाया जाता है लो को। तो हाई वाला जो हिस्सा है उसे बोलते हैं सिस्टोलिक, और जो लो प्रेशर वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। तो एक स्वस्थ मनुष्य में जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 mmHg। ये राइट आंसर होगा। आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्या देगा, 80 पहले करेगा, 80/120, ये हो जाएगा गलत। अगर 80 पहले लिखा गया है तो इसका मतलब है कि जो हाई प्रेशर है ब्लड प्रेशर का वो 80 है, और लो कितना है 120, तो वो हो जाएगा गलत। तो पहला पॉइंट है कि ब्लड प्रेशर किससे नापा जाता है, तो नापा जाता है स्फेग्नोमैनोमीटर से। एक स्वस्थ मनुष्य का जो ब्लड बीपी है वो कितना होता है, 120 से लेकर 80 के बीच। अब यहाँ पर 120 जैसे बताया कि उम्र बढ़ने के साथ जो ब्लड प्रेशर है वो अप डाउन होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहता है। तो यदि हम अच्छा, यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको आंसर क्वेश्चन के जो चार ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से ही आपको लगाना है, उसके अनुसार ही लगाना है। क्योंकि वहां पर ये एक्चुअल में नहीं है, कि हो सकता है कि 120/80 ना हो सकता है कि वहां पर दे दे 130 से लेकर 80 या 90, तो वो भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर 120/80 नहीं है तो इसके नियरेस्ट जो भी ऑप्शन होगा वो एक स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर होगा। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वहां पर ये मान के चलें कि 140 से लेकर 70 या 80 तक भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन की नेचर के आधार पर उसमें जो ऑप्शन दिए हैं उसके अनुसार ही आपको आंसर निकालना है। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। इस इस पूरी यूनिवर्सल वर्ल्ड में यदि बात की जाए तो जितनी भी पब्लिक है उसमें लगभग 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप पाया जाता है, जो कैपिटल लेटर ए, बी, ओ और ए बी के रूप में है। यानी पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी चले जाएं तो लगभग आपको 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप की खोज 1900 में एक वैज्ञानिक थे, कार्ल लैंडस्टीनर। सबसे पहले इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, तो इन्हें फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कहा जाता है। वैसे कार्ल लैंडस्टीनर ने 3 ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ, इन 3 ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ये जो ब्लड ग्रुप है ए बी, इसकी खोज 1902 में दो वैज्ञानिक हैं, एक का नाम है डी कैस्टिलो और दूसरे का नाम है स्टर्डी, इन्होंने की थी। चौथे ब्लड ग्रुप की खोज डी कैस्टिलो और स्ट्रोलो ने की थी। लेकिन ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ की खोज की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने, और इन्हीं ब्लड ग्रुप की खोज के लिए इन्हें बाद में नोबेल पुरस्कार दिया गया। एक अलग से आर एच फैक्टर है जिसकी खोज की थी लैंड स्टीनर और वीनर ने, और ये आर एच फैक्टर अलग से एक बंदर होता है रिसस बंदर, उसमें पाया गया था। ये एक नया फैक्टर है, आर एच फैक्टर, जो रिसस नामक बंदर में पाया गया। अब ये रिसस बंदर कैसा होता है, आपने देखा होगा कि जो बंदर, ऐसा बंदर जिसका आगे का पूरा मुंह बहुत ज्यादा डार्क रेड कलर का होता है, उसे ही रिसस नामक बंदर बोला जाता है। ब्लड ग्रुप में दो प्रोटीन होते हैं, एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप में दो प्रोटीन होते हैं, एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। आगे एंटीजन
दो भागों में बटा है। एक होता है एंटीजन ए और एक होता है एंटीजन बी। इसी तरह से एंटीबॉडी भी दो भागों में बटा है। एक होता है एंटीबॉडी ए और दूसरा होता है एंटीबॉडी बी। तो ब्लड में दो प्रोटीन, एक का नाम एंटीजन और एक का नाम एंटीबॉडी। आगे एंटीजन दो भागों में बटा है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। इसी तरह से एंटीबॉडी भी दो भागों में बटा है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। देखिए एक स्ट्रक्चर है, यहां पर है ब्लड ग्रुप ए, ये है बी, ये ओ और ये है ए बी। ब्लड ग्रुप ए बी ओ और ए बी। अब जो दो प्रकार के प्रोटीन हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी। देखिए जो एंटीबॉडी है ये पाया जाता है प्लाज्मा में, और एंटीजन पाया जाता है आपका आरबीसी में। एंटीजन उपस्थित होता है आरबीसी में और एंटीबॉडी उपस्थित होता है प्लाज्मा में। तो सबसे पहले यदि हम एंटीजन की बात करें तो जो ब्लड ग्रुप ए है इसमें एंटीजन ए पाया जाता है। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी पाया जाता है। ब्लड ग्रुप ओ में ध्यान रखना कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। इसी तरह से ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। अगर डायरेक्टली आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आएगा, नहीं आता है, तो आप इस वीडियो को बार बार दो तीन बार यदि देखेंगे तो ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। हम आपको बता रहे हैं कि चार ब्लड ग्रुप हैं, ब्लड ग्रुप ए बी ओ और ए बी। हमने बताया है कि दो प्रकार के प्रोटीन हैं, एक प्रोटीन है एंटीजन और एक है एंटीबॉडी। आगे एंटीजन कितने प्रकार का है? एंटीजन दो प्रकार का है, एक है एंटीजन ए लिखा जा और एक है एंटीजन बी, जैसे हमने ऊपर बताया था। इसी तरह से जो एंटीबॉडी है ये भी दो प्रकार के हैं। वैसे इस स्लाइड में ये कैपिटल लेटर में ही लिख दिया, वरना यहाँ पर हम इसको जो स्मॉल लेटर है उससे भी डिनोट कर सकते थे, एंटीजन ए और एंटीजन बी। तो हम बात करें सबसे पहले एंटीजन की। तो जो ब्लड ब्लड ग्रुप ए है इसमें एंटीजन ए पाया जाता है, ए प्रेजेंट होता है। बी में एंटीजन बी पाया जाता है। हम सिर्फ इन दोनों की बात कर रहे हैं। ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है और ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, ए और बी दोनों। इसी तरह यदि बात करते हैं एंटीबॉडी की, तो ब्लड ग्रुप ए में ध्यान रखना, देखो एंटीबॉडी यहां पर केवल बी पाया जाता है, ए नहीं। एंटीजन ब्लड ग्रुप ए में ए, बी में बी, ओ में कोई नहीं, ए बी में दोनों। लेकिन एंटीबॉडी उल्टा है, ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी पाया जाता है बी, ए नहीं। इसी तरह बी में पाया जाएगा ए। ब्लड ग्रुप ओ में दोनों एंटीबॉडी पाए जाएंगे, ए बी और बी। और ब्लड ग्रुप ए बी में कोई भी एंटीबॉडी अनुपस्थित, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। तो ये चीज आपको ही एक फैक्चुअल है, ये चीज तो आपको याद रखनी है कि एंटीजन किस में पाया जाता है और एंटीबॉडी किस में पाया जाता है। तो जिस तरह से एंटीजन ए और बी है इसी तरह से एंटीबॉडी ए और बी है, लेकिन यहां पर उल्टा है। ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी बी और ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी ए। ब्लड ग्रुप ओ में दोनों एंटीबॉडी और ब्लड ग्रुप ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। इसी तरह से अगर हम एंटीजन की बात करें तो ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो अब आप ये देखिए यहां पर इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। ये ब्लड ग्रुप ए बी ओ और ए बी है। ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं है, इसलिए ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ब्लड ग्रुप ओ अपना ब्लड किसी भी ब्लड ग्रुप को दे सकता है।
ब्लड ग्रुप ओ का ब्लड ब्लड ग्रुप ए को भी दिया जा सकता है, बी को भी दिया जा सकता है। अपने ब्लड ग्रुप को तो दिया ही जा सकता है, ए बी को भी दिया जा सकता है। ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। डोनर होता है देने वाला, दाता। ब्लड ग्रुप ओ अपना ब्लड किसी भी ब्लड ग्रुप को दे सकता है। क्यों? क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। इसी तरह से बात करें ब्लड ग्रुप ए बी की, तो ब्लड ग्रुप ए बी किसी का भी ब्लड ले सकता है। इसलिए ब्लड ग्रुप ए बी को यूनिवर्सल रिसीवर, यानी कि सार्वभौमिक दाता, सार्वभौमिक सर्वग्राही, सर्वग्राही का मतलब होता है जो लेने वाला है। इसलिए ब्लड ग्रुप ए को यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड ग्रुप ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। ये जो ब्लड ग्रुप ए बी है, ये किसी का भी ब्लड ले सकता है। अगर हम बात करें, अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। और ब्लड ग्रुप ओ अपना ब्लड किसी को भी दे सकता है। अब यहां पर हम बात करते हैं जो ब्लड ग्रुप ए है। ब्लड ग्रुप ए केवल अपना ही अपने ही ब्लड ग्रुप का ब्लड ले सकता है। ब्लड ग्रुप जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए होगा, वो ब्लड ग्रुप ए का ही ब्लड ले सकता है। इसी तरह ब्लड ग्रुप बी का ब्लड ग्रुप बी को ही दिया जा सकता है। ब्लड ग्रुप ओ केवल अपना ही ब्लड ले सकता है। और ब्लड ग्रुप ए बी ए का भी ब्लड ले सकता है, बी का भी ले सकता है, ए बी अपना भी ले सकता है और ओ का भी ले सकता है। अब यहां पर देखिए कि ब्लड ग्रुप ए केवल अपना ही ब्लड क्यों लेता है। ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप बी का ब्लड क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि आप ये देखिए कि ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए है और ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी बी है। यदि आपने ब्लड ग्रुप ए को ब्लड ग्रुप बी का ब्लड दे दिया, तो जो एंटीजन ए है, ये एंटीजन बी के साथ चिपक जाएगा। यानी कि ब्लड आपस में चिपक जाएगा और चिपकने के बाद ब्लड का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा और रोगी की मृत्यु हो जाएगी। ब्लड ग्रुप ए को केवल ब्लड ग्रुप ए का ही ब्लड दिया जा सकता है। ए को बी का ब्लड नहीं दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए है और ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी ए है। तो ये दोनों जो ए हैं, ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे। इसी तरह से जो एंटीबॉडी बी और बी है, ये आपस में चिपक जाएंगे। इसलिए यदि आपने ब्लड ग्रुप ऐसा व्यक्ति है जिसका ब्लड ए था और उसको इमरजेंसी में ब्लड बी दे दिया है, तो उसके अंदर जब ब्लड बी जाएगा, तो वो ब्लड ग्रुप ए से बी के साथ चिपक जाएगा। और चिपकने के बाद, क्योंकि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, तो उसके बाद रोगी की मृत्यु हो जाएगी। तो आप सिर्फ केवल ब्लड, जिस ब्लड ग्रुप का कोई व्यक्ति है, उसको उसी ब्लड ग्रुप का ब्लड दिया जा सकता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर हो गया कि जो भी ये चार ब्लड ग्रुप हैं, ये अपना अपना ब्लड तो लेंगे ही। ब्लड ग्रुप ए अपना ही ब्लड लेगा, ब्लड ग्रुप ए का, बी बी का, ओ का और ए बी का। अब हमने यहाँ पर दो पॉइंट आपको बताए थे। जो ब्लड ग्रुप ओ है, यानी जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है, ये अपना ब्लड किसी को भी दे सकता है। क्योंकि ये ब्लड ग्रुप ओ क्या है? यूनिवर्सल डोनर। डोनर होता है देने वाला। यानी कि ब्लड ग्रुप ओ का ब्लड आप किसी को भी दे सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो, इसमें कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं है। तो इसलिए आप ब्लड ग्रुप ओ का ब्लड किसी को भी दे सकते हो। तो जब ब्लड ग्रुप ए ने अपना ब्लड लिया था, तो ब्लड ग्रुप ए ओ का भी ब्लड ले सकता है। ध्यान रखना, बी का नहीं ले सकता, क्योंकि बी में जो एंटीजन और एंटीबॉडी हैं आपस में चिपक जाएंगे। तो ब्लड ग्रुप ए का ब्लड ले सकता है और ओ का ले सकता है। इसी तरह से ब्लड ग्रुप बी अपना बी का ब्लड ले सकता है और ओ का ब्लड ले सकता है। अब जो ब्लड ग्रुप ओ है, ये केवल अपना ही ब्लड ले सकता है, सिर्फ ओ का। और इसी तरह से जो ब्लड ग्रुप ए बी है, ये ब्लड ग्रुप ए का भी ब्लड ले सकता है, बी का भी ले सकता है, ओ का भी ले सकता है और अपना तो ये लेगा ही लेगा। ठीक। आगे इसमें यह भी है कि जो ब्लड ग्रुप है, इसमें ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव
ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। तो यहां पर एक बार और पॉइंट आपको क्लियर कर देते हैं। ब्लड ग्रुप ओ अपने ए का ब्लड ले सकता है और ओ का ले सकता है, बी बी का ले सकता है, ओ का ले सकता है। ब्लड ग्रुप ओ केवल अपना ही ब्लड ले सकता है, सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप का। और जो जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी होगा, वो कोई से भी ब्लड ग्रुप का ब्लड ले सकता है, ए का भी ले सकता है, बी का भी ले सकता है, ओ का भी और ए बी का भी। अब यहाँ पर पॉइंट है कि यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर ओ को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। ब्लड ग्रुप ओ का ब्लड आप किसी को भी दे सकते हो। इसी तरह से ब्लड ग्रुप ए बी को यूनिवर्सल रिसीवर यानी कि प्राप्तकर्ता कहा जाता है। ब्लड ग्रुप ए बी किसी का भी ब्लड ले सकता है क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है। पहले इसको देखते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ए बी, ओ और ओ, जैसे हमने आपको बताया है यूनिवर्सल डोनर, डोनर होता है देने वाला, और यूनिवर्सल रिसीवर, रिसीवर होता है लेने वाला। और बता दिया है कि यूनिवर्सल डोनर और रिसीवर क्यों कहा जाता है। ये एंटीजन और एंटीबॉडी की वजह से है। जो हमने आपको अभी ऊपर बताया है कि कौन सा ब्लड किस ब्लड ग्रुप का ब्लड ले सकता है, तो यही एक ये टेबल है। तो इसमें यहाँ पर 4 ब्लड ग्रुप दिखाए हैं, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। तो यहाँ प्राप्तकर्ता दिखाया गया है कि जो ब्लड ग्रुप ए है, ये ए का तो ब्लड ले ही सकता है। अच्छा, जितने भी ब्लड ग्रुप हैं वो अपने अपने ग्रुप का तो ब्लड लेंगे ही। तो ए का लेगा, बी अपना लेगा, ये देखिए, ए बी अपना लेगा, और ब्लड ग्रुप अपना तो लेगा ही है। तो ये टेबल है, ये आप देख सकते हैं। कुछ पॉइंट है, फिर ये जो ऊपर टेबल है उसको देखेंगे। रक्त समूह एक अनुवांशिक लक्षण है, यह बताया था बर्नस्टीन ने। प्रतिजन जो एंटीजन है, एक प्रकार का प्रोटीन, ये किस रूप में होते हैं? ये होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में, ये देखिए। एंटीबॉडी जिस रूप में होते हैं, वो होते हैं प्रोटीन के रूप में। जो हमने एंटीजन और एंटीबॉडी बताए हैं, मैंने तो आपको बताया कि एक प्रकार के प्रोटीन है, सिंपल भाषा में। तो एंटीबॉडी को प्रोटीन बोलते हैं और एंटीजन को ग्लाइकोप्रोटीन है, ये दोनों प्रोटीन। जो डब्ल्यूबीसी हैं, इनका व्यास होता है 7 या 7 माइक्रोमीटर के करीब। रुधिर प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी के निर्माण हेतु है लिम्फोसाइट्स। हमने आपको ऊपर बताया था कि लिम्फोसाइट्स का मेन काम क्या है, ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है, लिम्फोसाइट्स। और मोनोसाइट्स जो बैक्टीरिया हैं उसको मारकर खा जाता है। लिम्फोसाइट्स और आपका मोनोसाइट, ये डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल में पाए जाते हैं। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिनोइड के रूप में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है थ्राम्बीन। तो यहाँ पर एक टेबल है कि जो माता पिता होते हैं, इनका ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है, और इनसे जो संतान पैदा होगी उसमें पॉसिबल कौन सा ब्लड होगा। तो पहली पॉसिबिलिटी है कि जो माता पिता हैं, इन दोनों का ब्लड ग्रुप ओ हो। इसमें चाहे बाप को आप पहले मान लो, फादर और मदर को दूसरा पॉइंट वो मान सकते हो। तो हमने यहाँ पर दोनों को मान लिया है कि दोनों का ब्लड ग्रुप ओ है। तो जो संतान होगी उसमें ब्लड ग्रुप ओ ही होगा। यदि माता पिता दोनों का ब्लड ओ है तो उनके जो भी बच्चा होगा उसका ब्लड ओ ही होगा। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी देखो, यदि माता पिता में एक का ब्लड ओ हो और एक का ए हो, यदि दोनों का ब्लड ए हो, तो जो संतान होगी उसका ब्लड ग्रुप या तो ओ होगा या ए होगा।
इन दोनों में से ही एक होगा। तीसरी पॉसिबिलिटी, यदि माता पिता में एक का ब्लड ओ और दूसरे का बी, या दोनों का बी बी हो, तो जो होने वाली संतान है उसमें या तो ब्लड ग्रुप ओ होगा या बी बी। ध्यान रखना, यदि दोनों पेरेंट्स ए या बी बी, यानी दोनों का ब्लड ग्रुप ए है, तो उनका जो बच्चा होगा उसका ब्लड ओ भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। इसी तरह से यदि दोनों पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप बी बी है, तो उसमें जो पॉसिबिलिटी है बच्चे में, या तो ब्लड ग्रुप ओ की होगी या बी की होगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यदि पेरेंट्स में से ब्लड ग्रुप एक का ए हो और एक का बी हो, तो जो होने वाला बच्चा है वो चारों ब्लड ग्रुप का हो सकता है। उसका ब्लड ओ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी और ए बी भी हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी है, यदि एक का ब्लड माता पिता में से ओ हो और एक का ए बी हो, तो जो बच्चा है या जो बच्चे होंगे उनमें ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या बी होगा। और एक पॉसिबिलिटी है, यदि एक पेरेंट्स ए हो और एक ए बी, एक बी हो और एक ए बी, और यदि दोनों का ए बी और ए बी हो, तो ये मान के चलना है कि जो ओ ब्लड ग्रुप है वो नहीं होगा, उससे अलग तीनों ब्लड हो सकते हैं, ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, ए बी हो सकता है, बी बी और ए बी भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर वैसे आगे आ जाएगा, हम आपको एक पॉइंट क्लियर करा रहे हैं कि शरीर में जब चोट लगती है तो चोट लगने पर वहां से ब्लड निकलने लगता है। तो कुछ देर के बाद जब ब्लड निकलता है तो कुछ देर के बाद धीरे धीरे ब्लड निकलना वहां से बंद हो जाता है, और जिस हिस्से से ब्लड निकल रहा था वहां पर एक वो हिस्सा सूख जाता है और एक पपड़ी सी जम जाती है। तो उसे कहते हैं रक्त का थक्का बनना, ब्लड क्लोटिंग होना। तो रक्त का थक्का बनने में दो मेन प्रोटीन हैं, जिनका नाम है, एक का नाम है फाइब्रिनोजन और एक का नाम है प्रोथ्राम्बिन। दो प्रोटीन हैं, एक का नाम है फाइब्रिनोजन और एक का नाम है प्रोथ्राम्बिन। इन दोनों प्रोटीन के कारण ही रक्त का थक्का बनता है, ब्लड क्लोटिंग होती है। ब्लड क्लोटिंग मतलब जहां से रक्त निकल रहा है धीरे धीरे रक्त निकलना बंद हो जाता है, इसे ही रक्त का थक्का कहते हैं। एक इससे पहली क्लास में हमने बताया था कि ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है हिपेरिन। हिपेरिन नामक प्रोटीन होता है जो बॉडी के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है। ब्लड जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो होता है हिपेरिन नामक प्रोटीन के कारण, और हिपेरिन का निर्माण होता है लीवर में। जब बॉडी से ब्लड निकाला जाता है ब्लड बैंक में, तो उस ब्लड को जमने से बचाने के लिए उसमें बहुत कम क्वांटिटी में, बहुत कम मात्रा में सोडियम या पोटेशियम ऑक्सोलेट की मिलाई जाती है। ये क्वेश्चन, ये पॉइंट हैं जो कभी ना कभी क्वेश्चनों में आए हुए हैं। जब हम ब्लड बैंक में ब्लड देते हैं तो उस ब्लड को जमने से बचाने के लिए उसमें कुछ मात्रा सोडियम या पोटेशियम ऑक्सोलेट की मिलाई जाती है। तो वैसे तो ये ब्लड का जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट। इसी से रिलेटेड है ब्लड शुगर, ब्लड ग्लूकोज। रक्त में शर्करा, शर्करा होती है शुगर। देखिए, ब्लड में जो ग्लूकोज है या शुगर है उसे नापा जाता है ग्लूकोमीटर से। सामान्य मात्रा होती है ब्लड में शुगर की 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। ये 2023 में यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लड का जो यूनिट होती है वो किस में होती है, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। तो जो शुगर की मात्रा होती है वो कितनी होनी चाहिए, 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। जैसे देखो हमने बताया कि इकाई क्या है इसकी, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। इंसुलिन नियमन हेतु उत्तरदायी के एक हार्मोन, रोग, मधुमेह, हाइपोग्लाइसीमिया। हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करेंगे। मानव शरीर की लार्जेस्ट ग्लैंड, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर, यकृत। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्नाशय, पेनक्रियाज।
सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, उसका नाम होता है पेनक्रियाज अग्नाशय। अग्नाशय का एक भाग होता है लैंगरहैंस की दीपिका। लैंगरहैंस की दीपिका में 3 सेल होते हैं। एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा और एक होता है गामा। अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और एक होती है गामा कोशिका। तो जो बीटा सेल है, बीटा कोशिका, इससे एक हार्मोन्स निकलता है और उस हार्मोन्स का नाम है इंसुलिन। अग्नाशय पेनक्रियाज का एक भाग है लैंगरहैंस की दीपिका। लैंगरहैंस की दीपिका में 3 कोशिकाएं होती हैं, अल्फा बीटा गामा। तो जो बीटा कोशिका है, इससे एक हार्मोन्स रिलीज होता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज, मधुमेह नामक रोग हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। इतनी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि आप काउंट नहीं कर सकते हो। डायबिटीज या मधुमेह किसकी कमी से होता है? यह होता है इंसुलिन नामक हार्मोन्स की कमी से। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज, मधुमेह हो जाता है। अब यहां पर ये जो अधिकता है और कमी, ध्यान रखना। जब इंसुलिन कम निकलता है तो हमारी बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। ये अधिकता, ये शब्द है। बीटा कोशिका से क्या निकलता है? इंसुलिन नामक हार्मोन्स। तो यदि ये इंसुलिन हार्मोन्स निकलना कम हो जाए, अगर इंसुलिन कम निकलेगा तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में शुगर जो है वो बढ़ने लगेगा। तो यदि शुगर बढ़ने लगता है तो उसे कहते हैं मधुमेह, डायबिटीज। और यदि इंसुलिन निकलना, अगर इंसुलिन अधिक निकलने लगे तो इससे बॉडी में शुगर की मात्रा कम हो जाएगी। ध्यान रखना, अगर इंसुलिन कम निकल रहा है तो बॉडी में शुगर की मात्रा अधिक होगी, इसे बोलते हैं मधुमेह, डायबिटीज। और यदि इंसुलिन अधिक निकल रहा है तो हमारी बॉडी में शुगर की मात्रा कम हो जाएगी। और इसी से, इससे भी एक रोग होता है जिसका नाम है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया से एक तो जनन अक्षमता और जो आपकी दृष्टि है, नजरें, वो कमजोर हो जाती है हाइपोग्लाइसीमिया से। तो इंसुलिन यदि कम निकले तो जब भी खतरनाक है, अधिक निकले तो जब भी खतरनाक है। तो इंसुलिन की कमी से ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने लगेगी, इसे ही डायबिटीज, मधुमेह कहते हैं। वैसे सिंपल सा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि डायबिटीज, मधुमेह किसके कारण होता है? तो होता है इंसुलिन की कमी के कारण। और इंसुलिन किसका भाग है? बीटा कोशिका से। बीटा कोशिका का, बीटा कोशिका किसका भाग है? लैंगरहैंस की दीपिका का। और लैंगरहैंस की दीपिका किसका भाग है? पेनक्रियाज यानी अग्नाशय का। और अग्नाशय क्या है? मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। और ये मिश्रित ग्रंथि है। ये अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिस्रावी ग्रंथि भी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र का मतलब है कि शरीर से वेस्टेज पदार्थों को बाहर करने वाले जो अंग हैं, उन्हें उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। जीवों के शरीर से उपापचयी प्रक्रमों के द्वारा विषैले अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। जो वेस्टेज पदार्थ हैं शरीर से, उनका बाहर निकलने को प्रोसीजर को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं जो वेस्टेज पदार्थ हैं? एक है मुख्यतः नाइट्रोजनी पदार्थ, एक है यूरिया, एक है यूरिक अम्ल और एक है अमोनिया। ये हमारे शरीर में बनने वाले विषैले पदार्थ हैं। अब प्रमुख अंग कौन से हैं जो शरीर से वेस्टेज पदार्थों को बाहर निकालते हैं? एक तो है किडनी, वृक्क, एक है मूत्र वाहिनी, एक है मूत्राशय, एक है मूत्र मार्ग और इन्हीं के सहायक अंग हैं, एक है लीवर, यकृत, एक है त्वचा और एक है फेफड़े। लीवर के बारे में हमने एक टॉपिक ऊपर कंप्लीट किया है इससे पहली क्लास में। लीवर मेन क्या काम करता है? ये जो अमोनिया है इसे यूरिया में बदलता है। और यूरिया
मूत्र के सहारे शरीर से बाहर निकलता है। तो लीवर का मेन काम है कि अमोनिया को ये यूरिया में बदलता है। आइए आगे जो शरीर के पार्ट हैं इनके बारे में देखते हैं। वृक्क, किडनी। किडनी की स्ट्रक्चर देखिए आप। इस क्लास का ये तो फायदा है कि शरीर के जो अंग हैं आप उनका जो स्ट्रक्चर है लगभग उसको आपको पता चल जाएगा कि ये स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये दो किडनी है। किडनी की जो संरचनात्मक फंक्शनल यूनिट है उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। किडनी की जो संरचनात्मक इकाई है उसका नाम क्या है, उसको क्या बोला जाता है। और किडनी की जो संरचनात्मक इकाई है होती है नेफ्रॉन। संख्या कितनी है भाई, शरीर में दो किडनी होती है, यानी कि एक जोड़ा। किडनी का जो बाहरी भाग है उसे बोलते हैं कार्टेक्स, और जो अंदर का भाग है उसे बोलते हैं मेडुला। देखिए, जो बाहरी भाग है इसे बोलते हैं कार्टेक्स, और जो ये अंदर का भाग है इसे बोलते हैं मेडुला। इसी में एक टर्म आएगी, डायलिसिस। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को, ब्लड को जो शुद्ध किया जाता है उसको ही डायलिसिस कहते हैं। अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी का मेन फंक्शन क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये ब्लड को छानकर शुद्ध करता है। मेन पॉइंट देखो, यूरिया सॉरी लीवर का मेन काम है अमोनिया को यूरिया में बदलता है। इसी तरह से यदि हम किडनी वृक्क की बात करें तो वृक्क का मेन काम क्या है, मेन फंक्शन है ब्लड को छानकर शुद्ध करना। ये इसका मेन फंक्शन है। अनावश्यक पदार्थों को हटाना, एक ही बात है। शरीर में लवणों और जल की मात्रा का नियंत्रण करना। रक्त के प्रासरणीय दाब, ऑस्टोमेटिक प्रेशर व रक्त की मात्रा का नियमन करना, और मूत्र का निर्माण करना, ये किडनी का मेन फंक्शन है। तो आइए इधर देखते हैं कि एक पॉइंट है लसिका। लसिका परिसरण तंत्र, लैम्पे सर्कुलेटरी सिस्टम। अंतरा कोशिकाएं अवकाशों में पाए जाने वाला एक पीला द्रव्य है, येलो लिक्विड है। संचरण दिशा ऊतकों से हृदय की ओर होती है। संगठन, इसमें ऑक्सीजन है, लिम्फोसाइट से वसा है, लिम्फोसाइट का निर्माण केंद्र। अच्छा ध्यान रखना, जो लिम्फोसाइट से उसका निर्माण होता है लसिका में। कार्य क्या है, कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि जो इम्यूनिटी पावर है उसको मजबूत बनाना। लिम्फोसाइट का निर्माण लसिका में होता है, और इसका मेन काम होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर। लिम्फोनोड द्वारा धूल के कण, कैंसर कोशिकाएं, जीवाणु, विषाणु आदि को छानकर अलग करता है। यह घाव भरने में सहायता करता है। ऊतक टिश्यू से पदार्थों के सिराओं में परिसंचरण में सहायक होता है, सहायता करता है। देखिए नेफ्रॉन, क्या शानदार पिक्चर है। देखिए इस भाग को नेफ्रॉन बोला जाता है। जैसे हमने बताया था, इसको कॉर्टेक्स और इसको बोला जाता है मेडोला। अच्छा, किडनी का जो संरचनात्मक इकाई है उसी का नाम क्या है, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन ये भाग है, ठीक है। कॉर्टेक्स बाहरी भाग है, मेडुला अंदर का भाग है। ये किडनी की इस तरह की स्ट्रक्चर होती है भाई, देख लो। पहले से पूरा करते हैं। वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है किडनी की, और उसका नाम होता है नेफ्रॉन।
संख्या, प्रत्येक वृक्क यानी 2 किडनी है, और इसमें नेफ्रॉन की संख्याएं लगभग 1 में 10 लाख होती है भाई। एक पार्ट है इसका बोमेन सम्मुट संपुट, बोमेन कैप्सूल। नेफ्रॉन में स्थित छोटी सी प्यालीनुमा संरचना को, नेफ्रॉन में क्या है, एक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है, इसे ही बोमेन सम्मुट, बोमेन कैप्सूल बोला जाता है। और मेन काम क्या है इसका, रक्त का शोधन। रक्त का शोधन का मतलब है ब्लड को छानकर शुद्ध करना। ये किसका काम है, ये नेफ्रॉन का काम है। अच्छे से देखिए, विभिन्न जंतु व उनकी उत्सर्जन प्रक्रिया। एक कोशिकीय जीव विसरण द्वारा, सिलेंट्रेटस सीधे कोशिकाओं से उत्सर्जन करते हैं, ये उत्सर्जन अंग है। चपटे कृमि ज्वाला कोशिका से, एनेलिडा संघ वृक्क के द्वारा, और केसुरी वर्टिब्रेट वृक्क द्वारा, किडनी के द्वारा उत्सर्जन तंत्र करते हैं। अब बात कर रहे हैं कि उत्सर्जन में सहायक अंग कौन कौन से हैं, यानी जो शरीर में वेस्टेज पदार्थ है उसे बाहर निकालने वाले शरीर का कौन कौन सा पार्ट है। तो इसमें एक पार्ट आएगा लीवर, यकृत। हम इसको दोबारा देखेंगे। वैसे तो इसके बारे में हमने पहले वीडियो में कुछ बताया था, लेकिन आप इसे यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखिए ये इधर नेफ्रोम है, नेफ्रोम मतलब ये किडनी की स्ट्रक्चर है, और ये आपकी इधर यहाँ लीवर की है, यकृत। यूरिया का संश्लेषण, सिंथेसिस करना, शरीर से अल्कोहल तथा अन्य हानिकारक पदार्थों का निराविशन करना, डेक्टोएक्सिफिकेशन करना। मेन है अमोनिया को यूरिया में बदलना। एक उत्सर्जन तंत्र का पार्ट है लंग्स, फेफड़े। फेफड़े क्या करते हैं, ये देखिए फेफड़े की स्ट्रक्चर। इस तरह से यदि क्लास हो तो आप आधे डॉक्टर बन जाओगे। शरीर के अंदर जो लंग्स हैं उनका मेन फंक्शन क्या है, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का उत्सर्जन करते हैं। शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प को बाहर करते हैं फेफड़े। स्किन, स्किन भी उत्सर्जन तंत्र का एक पार्ट है। स्किन क्या करती है, देखिए अनावश्यक लवणों एवं यूरिया आदि को पसीने के माध्यम से बाहर निकालती है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो यूरिन है, मानव मूत्र, उसकी स्ट्रक्चर यानी कि उसके कंपोनेंट, संगठन क्या है। क्वेश्चन पूछा जाता है। जो यूरिन होता है उसमें जल होता है 95%। अब यहां पर देखिए यूरिया होता है 2.6%। इसमें साल्ट, नमक होता है लगभग 2%। क्रिएटिनिन होती है 0.03%। और यूरिक अम्ल भी होता है बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में। लगभग प्रतिदिन शरीर से 1.5 लीटर यूरिन निकलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, यूरिन का पीएच मान लगभग 6, ये एवरेज में है। या ये मान के चलें कि 5.5 से लेकर 7.8 तक होता है। अच्छा, आपने देखा होगा कि यूरिन का जो रंग है वो पीला होता है। तो यूरिन का पीला रंग होता है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं, हम आपको बता रहे हैं। यूरोक्रोम एक पिगमेंट है। यूरो कैमरेंट में, यूरिन का पीला रंग एक वर्णक होता है। वर्णक मतलब, वर्णक बोलते हैं पिगमेंट को। ध्यान रखना, जो पिगमेंट या वर्णक होगा
उसे बोला जाता है रंग देने वाला, कलर देने वाला। तो एक पिगमेंट या वर्णक है जिसका नाम है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण ही यूरिन का रंग हल्का सा पीला होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया भाई कि यूरिन का पीला रंग किसके कारण होता है, और एक ऑप्शन होगा यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण। अब इसकी जो यूरिन है, प्रोसीजर क्या है? लीवर, लीवर मतलब यकृत, यूरिया का निर्माण होगा, और यूरिया बना है अमोनिया से। अब ये यूरिया आएगा किडनी में, वृक्क में, इसका अल्ट्राफिकेशन होगा और ये बन जाएगा यूरिन, और शरीर से ये हो जाएगा बाहर। तो ये इसका प्रोसीजर है। तो शरीर के अंग, किडनी, लीवर, फेफड़े, त्वचा, स्किन, ब्लड। अच्छा, क्लास जो है 1 घंटे की हो चुकी है, और टॉपिक तो हमारे सारे ये चित्रात्मक यानी कि पिक्चर बेस्ड ही रहेंगे। अगर देखें कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा तंत्रिका तंत्र है। हम बायोलॉजी की हर क्लास में 2-4 मिनट आपको ये दिखाते हैं कि नेक्स्ट क्लास हमारी किस टॉपिक पर होगी। तो नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, देखिए कितना बेहतरीन स्ट्रक्चर बनी हुई है। तंत्रिका के भाग, ये मस्तिष्क है, इसी तरह का ये मस्तिष्क की स्ट्रक्चर होती है। ये पढ़ेंगे वजन कितना है, कार्य क्या है। 3 भाग होते हैं मस्तिष्क के भाग, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। मस्तिष्क अलग अलग पार्ट देखिए, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रेम, मेडुला, सेरिबेलम, थैलेमस, मेरुरज्जु उसी का भाग है। परीक्षा की दृष्टि से परिधीय तंत्र, और आप वैसे करने को हम इसी क्लास में इसको ऐड कर सकते हैं। थोड़ी क्लास लंबी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए इसी क्लास में हम नर्वस सिस्टम को भी कंप्लीट करेंगे। टॉपिक है हमारा नर्वस सिस्टम, इसे ही तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र का कार्य शरीर की सभी क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण करना। आप देखिए छोटी छोटी नसें सी दिख रही होंगी आपको, बहुत बारीक, और ये है आपका माइंड, यहीं से सबको कंट्रोल होता है। इकाई, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका, यह शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ये सिर से लेकर जो हाथ और पैर, ये जो यहाँ से यहाँ तक फैल रही हैं, इसे न्यूरॉन बोलते हैं। तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। सूचना, इंफॉर्मेशन, संदेश विद्युत आवेगों के रूप में। अच्छा, शरीर में माइंड से जो भी संचार पहुंचता है, या माइंड में जो संचार पहुंचता है, वो पहुंचता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में, विद्युत संदेश आवेगों के रूप में। तंत्रिका के भाग, देखो जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम, इसके 3 पार्ट हैं। एक पार्ट है, आपको दिख जाएगा, परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेल पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। इसके भाग है कपाल व मेरुरज्जु तंत्रिकाएं, कैर्नियल एंड स्पाइनल नर्वस। दूसरा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मेन हमारा जो टॉपिक है ये होगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसके भाग है मस्तिष्क, ब्रेन, और इसी के भाग है मेरुरज्जु, स्पाइनल कोड। तीसरा है स्वायत्तता तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये इसके पार्ट हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो मेन है हमारा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके, देखो ध्यान रखना, मेन टॉपिक हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर से बनाते हैं। इसके 2 भाग हैं, ये 2 भागों में बटा है। एक है ब्रेन और एक है मेरुरज्जु, स्पाइनल कोड।
रीढ़ की हड्डी बोलते हैं जिसको। देखिए, ये ब्रेन की इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। जो मस्तिष्क होता है ब्रेन, इसका वेट होता है लगभग 1400 ग्राम, 1.5 किलोग्राम का लगभग। कार्य क्या है ब्रेन के? सोचना, हार्ट बीट को कंट्रोल करना, हृदय गति को नियंत्रित करना, और बैलेंस ऑफ बॉडी, शरीर का संतुलन बनाए रखना। अब ये जो ब्रेन है, ये कहाँ होता है? जो खोपड़ी है, खोपड़ी में 29 हड्डी होती हैं, और खोपड़ी में एक भाग होता है कपाल, क्रेनियम। तो खोपड़ी के जो बाहरी आवरण होता है हड्डी का, उसको क्रेनियम बोलते हैं। अस्थियों का खोल, अस्थि मतलब हड्डियों का, और उसको क्रेनियम बोला जाता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। कट गया है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। ये लगभग 2/3 पार्ट होता है। यह मस्तिष्क का लगभग 80% भाग होता है, जिसका नाम क्या है? सेरिब्रम। मस्तिष्क के 3 भाग हैं। ये 3 भागों में बटा होता है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र, अग्र मतलब अगले वाला, मध्य, बीच और पश्च मस्तिष्क। तो वजन 1400 ग्राम, और मस्तिष्क का एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? सेरिब्रम का। अभी आगे आएगा कि सेरिब्रम किसको बोलेंगे। और जो ये मस्तिष्क है, ये कहाँ पर सुरक्षित रहता है? क्रेनियम के अंदर। देखिए, मस्तिष्क के बाद, जैसे हमने अभी आपको बताया है कि मस्तिष्क के 3 पार्ट हैं: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र को बोलते हैं फोर ब्रेन, मध्य को बोलते हैं मिड ब्रेन, और पश्च मस्तिष्क को बोलते हैं हिंड ब्रेन। तो जो अग्र मस्तिष्क है, ये 2 पार्ट में डिवाइड है, जिसको फोर ब्रेन बोलते हैं। एक पार्ट है सेरिब्रम, और एक पार्ट है डाई एनसिफेलोन। सेरिब्रम यही है जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट है, यानी 2/3 पार्ट सेरिब्रम का ही होता है। डाईएन्सेफेलोन, इसके 2 पार्ट है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इसी तरह मिड ब्रेन यहाँ पर है, इसके 2 पार्ट हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रम पेंडुकल। और ये पार्ट है हिंड ब्रेन, यानी पश्च मस्तिष्क, सबसे पिछले मस्तिष्क का। इसका पार्ट है सेरिब्लेम। देखो, ये है सेरिब्रम, CEREBRUM, और ये है सेरिब्लेम, CEREBELLUM। और एक पार्ट है मेडुला, और इसी का एक पार्ट है पोन्स। सेरिब्रम, मेडुला और पोन्स, ये हिंड ब्रेन के पार्ट हैं। तो ये अलग अलग पार्ट में दिखाया जा रहा है। तो एक पहले कलर उठा लेते हैं, डार्क कलर ले। देखिए, ये है सेरिब्रम। तो सेरिब्रम की ये स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, और ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट है। अब हम देखते हैं कि ये, इनके मेन फंक्शन क्या है, सेरिब्रम क्या काम करता है। तो यहाँ पर देखिए, ये सीधा क्वेश्चन इसी तरह से आएगा। तो पहला पॉइंट है कि ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, वॉलेंट्री जो रिएक्शन है उन पर कंट्रोल करता है सेरिब्रम। तो क्वेश्चन क्या आएगा? ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा पार्ट करेगा? तो उसमें एक नाम होगा सेरिब्रम। स्मरण क्षमता, यानी कि याद करने की कैपेसिटी, जो चीज हम याद करते हैं। चिंतन, विश्लेषण एवं कोऑर्डिनेशन और बुद्धिमत्ता, जो भी इंटेलिजेंसी है, जो भी हम चीजों को याद करते हैं, ये सारा पार्ट सेरिब्रम का ही करता है। यानी कि सोचना, समझना, याद करना, ये सारा काम कौन करता है? सेरिब्रम करता है। दूसरा पार्ट है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस, ये पार्ट है, अगर आप ये देख रहे हो। अब देखिए, इसका मेन काम क्या है? ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ।
जो हमें भूख प्यास लगती है उस पर कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। भूख प्यास, तो हम यहां से शुरू करते हैं। संवेगात्मक क्रियाओं पर नियंत्रण करना, हाइपोथैलेमस। शरीर से जो हार्मोन्स निकलते हैं उन पर कंट्रोल करना, टेम्परेचर को कंट्रोल करना। जो भूख प्यास लगती है जब हम किसी से प्यार करते हैं, जब हम किसी से घृणा करते हैं, उन सब पर कंट्रोल हाइपोथैलेमस करता है। अच्छा, जो जो पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं ये क्वेश्चन में आए हुए हैं। भूख प्यास पर नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? हाइपोथैलेमस। शरीर का ताप कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हार्मोन्स पर नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। वॉलेंटरी रिएक्शनों पर कंट्रोल कौन करता है? सेरिबल। मेडुला, ये जो भाग है, अब ये देखिए, जो मेडुला पार्ट है, जो हम सांस लेते हैं, श्वसन, उस पर कंट्रोल। मेटाबॉलिज्म, उपापचय क्रियाओं पर कंट्रोल। भोजन निगलना, उल्टी जो होती है उस पर कंट्रोल, मेडुला। मोस्ट इंपोर्टेंट, हार्ट बीट पर कंट्रोल कौन करता है? मेडुला करता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। हार्ट बीट पर मस्तिष्क का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? और उसमें नाम होगा मेडुला ऑब्लांगेटा। खांसना और छींकना, खांसना और छींकना, उस पर कंट्रोल मेडुला के द्वारा। तो श्वसन, सांस, रेस्पिरेटरी सिस्टम और हार्ट बीट। हार्ट बीट मतलब हृदय की धड़कन, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? मेडुला कर रहा है। तो ये पॉइंट है एग्जाम से रिलेटेड। अच्छा, क्लास देखने का फायदा ये हो रहा है कि एक तो आपको बॉडी के जो पार्ट हैं वो बहुत क्लियर पिक्चर के रूप में दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, हम आपको साथ के साथ ये बताते हैं कि जो टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं वहां से वो टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और वहां से क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, या इन फ्यूचर जो क्वेश्चन आएगा वो किस तरह से आ सकता है। तो क्वेश्चन क्या आया हुआ है या क्या क्वेश्चन आ सकता है कि हार्ट बीट पर कंट्रोल मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो उसमें क्या होगा? मेडुला। नेक्स्ट है सेरिबेलम, शरीर का संतुलन बनाना, ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना, ये इसका काम है सेरिबेलम का। एक भाग है थैलेमस। अच्छा, थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये किसके भाग थे? डाइएन्सेफेलोन के। थैलेमस यहां पर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठंडा गरम दर्द, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। हमें ठंडा और गर्म की पहचान मस्तिष्क का कौन सा भाग कराता है? थैलेमस। या जो पेन होता है, दर्द का जो अनुभव है, वो शरीर, दर्द का अनुभव, पेन जो रियलाइज होता है वो मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? वो करता है थैलेमस। ये क्या है? कारपोरा क्वाड्रिजेमिना, देखने में सुनने की एक क्षमता। एक बार देखिए, तो ये मस्तिष्क है। मस्तिष्क के हमने काम बताए हैं। सबसे बड़ा भाग था, ये मस्तिष्क के भाग हैं। जैसे बताया था कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन के भाग है सेरिब्रम और डायंसेफिलोन। तो ये तो सुनना समझना अक्षमता सेरिब्रम करता है, सबसे बड़ा पार्ट ये। डायंसेफिलोन, ये भाग है थैलेमस हाइपोथैलेमस। तो ठंडा गर्म और दर्द का अनुभव थैलेमस। हाइपोथैलेमस जो भूख प्यास और जब हम किसी से प्यार करते हैं, घृणा करते हैं, तो वो हाइपोथैलेमस। मेडुला हार्ट बीट और श्वसन पर कंट्रोल करता है। ठीक है। सेरिबेलम ऐच्छिक क्रियाओं के संकुचन पर नियंत्रण करता है। तो ये पॉइंट है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, तो इसी तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है। देखिए, इतने अच्छे से चीजें आपको एक्सप्लेन की जा रही है, दिखाया जा रहा है चित्रों के माध्यम से। साथ के साथ आपको बताया जा रहा है, आप भले ही किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो,
यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस है, आरओ है, पीसीएसजे है, एसएससी है। तो बस ये है कि जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। यूपीएससी दो दो स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ रहा है, पीसीएस और जो और अन्य एग्जाम है वो एक 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 पॉइंट के हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नेक्स्ट है स्पाइनल कोड, मेरुरज्जा। अच्छा, मस्तिष्क में अगर हम थोड़ी सी वो बनाकर देखें, ये मस्तिष्क का जो भाग है, ये इस तरह का मस्तिष्क है। तो ये जो भाग है मस्तिष्क का, ये आगे स्पाइनल कोड इससे जुड़ा होता है, रीढ़ की हड्डी से। इसे मेरुरज्जु या स्पाइनल कोड बोलते हैं। तो यहीं से मस्तिष्क की जो नसें हैं वो इस तरह से जाती हैं। तो स्पाइनल कोड, मेरुरज्जु, ये यहां से यहां जुड़ा रहता है। कार्य क्या है? मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करना। मतलब मस्तिष्क से जो संचार, मस्तिष्क से जो सूचनाएं जा रही हैं उनका संवहन करना। नेक्स्ट, शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण, इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्स एक्शन पर कंट्रोल करना। अच्छा, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? जैसे डर के मारे रोंगटे खड़े हो जाना, छींकना, ठीक है, जुहाई आना। तो इन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। अगर सामने हमने शेर देख लिया तो हमें डर लगने लगेगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ठीक है, छींक आती है, जुआई आती है। तो उस पर कंट्रोल किसका है? स्पाइनल कोड का, और उन्हें बोला जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। ये प्रतिवर्ती क्रियाएं, अबंधित, अनुबंधित, ये कुछ टेक्निकल वर्ड हैं। इस रिफ्लेक्स एक्शन की खोज की थी मार्शल हॉल ने। कील पर पैर पड़ने पर तुरंत पैर पीछे खींच लेना। जैसे पैर में कोई चीज चुभती है तो एकदम वो चीज हम अपना जो पैर है उसको ऊपर ले लेते हैं। ये है स्पाइनल कोड, मेरुरज्जु, रीढ़ की हड्डी। अच्छा, एक हमने पढ़ी है बोन मैरो। बोन मैरो अस्थि मज्जा, जहां पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। और ये है स्पाइनल कोड, रीढ़ की हड्डी। मेरुरज्जु तंत्रिकाएं। अच्छा, बच्चों में 33 होती है और वयस्कों में 26 होती है। स्पाइनल नर्वस, मेरुरज्जु से जुड़ी तंत्रिकाएं, ये नसें हैं। इनकी संख्याएं होती है भाई 31। कार्य क्या है? हाथ पैर की पेशियों, त्वचा, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उनको मेरुरज्जु से जोड़ना, ये इसका मेन काम है। परीक्षा की दृष्टि से ये क्या है? नार एड्रिनलिन नामक रासायनिक द्रव्य है, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरॉन क्या है? ये तंत्रिका ऊतक की इकाई है। इसे छोड़ो, ये क्या है? ये परिधि तंत्रिका, इसे बता देते हैं। पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम, ये कपाल तंत्रिकाएं हैं। कैरिनियल नर्वस, मस्तिष्क से जुड़ी हुई तंत्रिकाएं होती हैं। नसों की बात कर रहे हैं हम, ये 12 जोड़ी हैं। क्या क्या है इनमें? पहली, दूसरी व आठवीं जोड़ी संवेदी, सेंसरी होती है। शेष मिश्रित या संवेदी या चालक होती हैं। इतना। नेक्स्ट है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसका एक पार्ट है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। ये क्या क्या काम करते हैं? स्वेद ग्रंथि, स्वेद मतलब होता है जो पसीना होता है, स्वेद ग्रंथि से स्राव। आंखों की पुतलियों का फैलना, हृदय स्पंदन को, हार्ट बीट को तेज करना, ब्लड में शुगर का बढ़ाना। ये कौन कर रहा है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। ये भी मस्तिष्क का ही भाग है। लार ग्रंथियों का स्राव कम करना। मुंह में जो हमारी लार होती है उसमें से एक एंजाइम निकलता है टाइलिन, जो हानिकारक बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। बाल खड़े होना, सामूहिक प्रभाव से भय, पीड़ा व क्रोध की अनुभूति होना। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या करता है? उसी का एक भाग है, ऑटोनोमी का। आंखों की पुतलियों को सिकोड़ना, लार के स्राव को बढ़ाना। वो कम कर रहा है या बढ़ा रहा है? मूत्राशय की पेशियों में संकुचन, आंत्र भीति में संकुचन, पाचक रसों में वृद्धि। भाई ये जो नर्वस सिस्टम है, माइंड, सारा का सारा कंट्रोल इसी का है। तो नर्वस सिस्टम कंप्लीट हमारा।
मेरुरज्जु स्पाइनल कोड रिफ्लेक्स एक्शन पर कंट्रोल करता है। थैलेमस ठंडा गर्म, शरीर का संतुलन सेरिब्रम मेडुला, ठीक है, सेरिब्रम हाइपोथैलेमस, ये मस्तिष्क का स्ट्रक्चर है। तो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका जो भी ग्रुप है, जो भी यार दोस्त हैं, उन्हें हमारी ये वीडियो अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, देखते हैं कि कौन सा टॉपिक हम कवर करें। अंतःस्रावी तंत्र, ग्रंथियां हैं ग्लैंड, अच्छा पॉइंट, अच्छा सब्जेक्ट है, सॉरी अच्छा टॉपिक है। एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा यहाँ से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो कौन सा हार्मोन्स क्या काम करता है और कहाँ से वो निकलता है, तो ये टॉपिक हमारा कल का टॉपिक रहेगा। देखिए स्ट्रक्चर मेन, देखिए आप जो क्लास कराई जा रही है वो आपको पिक्चर के द्वारा कितनी अच्छे से समझाई जा रही है। सारी चीजें आपको बायोलॉजी पूरी तैयारी में, जनरल स्टडी में सबसे जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी ही है। और बायोलॉजी आपका हमारी क्लास के द्वारा इतना अच्छा तैयार हो जाएगा कि आप उसको भूलोगे नहीं, और क्वेश्चन भी बहुत अच्छा करोगे, मतलब क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए ये थायराइड ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि, किस तरह से हम इन चीजों को आपको एक्सप्लेन करेंगे। और अपना ही फायदा नहीं, जो आपका यार अपने आपके दोस्त हैं, आपका ग्रुप है, आप उनको भी ये जो वीडियो है उसको शेयर करें और उन्हें बोलें कि वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसा नहीं कि आप तैयारी कर रहे हैं जब ही देख रहे हैं, आप अपने सामान्य ज्ञान जीके बढ़ाने के लिए, एक नॉर्मल पर्सन भी अपनी बॉडी की स्ट्रक्चर देखने के लिए ये क्लास देख सकता है। तो आपकी फैमिली में जो भी मेंबर हैं, भले वो तैयारी नहीं कर रहे हो, तो आप उनको भी कह सकते हैं कि ये क्लास बहुत अच्छी है, ये वीडियो बहुत अच्छी है। तो आप नॉर्मली अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए, शरीर की चीज़ों को जानने के लिए, जो बॉडी के पार्ट हैं उनके लिए रिकमेंडेशन कर सकते हो। ये एड्रिनल ग्रंथि है, देखिए वैसे आपको पता नहीं चलेगा कि बॉडी में क्या क्या वो है। अब ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं कि कौन सी ग्लैंड कहाँ पर है। अधिवरक, अग्नाशय वरक, किडनी क्या काम करते हैं। परिभाषा, मानव में जनन अंग, मादा के जनन अंग, पुरुष के जनन अंग, भ्रूण का विकास। ये तो एक नॉर्मल, ये नहीं कि तैयारी कर रहे हैं आपको जब भी जानने की जरूरत है। एक पढ़े लिखे इंसान से भी ये अपेक्षा की जाती है कि इन चीजों के बारे में तो कम से कम जानकारी हो। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को, चाहे लड़का हो या लड़की हो, हर व्यक्ति को एक प्रोसीजर, यानी एक लाइफ के एक ऐसे पड़ाव से गुजरना होता है जहां पर इन चीजों की जानकारी बहुत आवश्यक होती है। तो एग्जाम के साथ ही नहीं, जो नॉर्मल इंसान है उसको भी, या वो भी ये क्लास देख सकता है। भ्रूणीय विकास, देखिए कितना अच्छा। जो माँ के पेट में बच्चा होता है उसका सर्किल क्या है, कितने महीने में बच्चा का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। ये देखिए प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, कितना अच्छा गुलाब का फूल है। तो ये इस तरह की क्लास तो आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर ही नहीं मिलेगी, जैसे ये क्लास हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि सिर्फ अपना ही फायदा मत देखना भाई, जो आपके यार दोस्त हैं उनको भी रिकमेंडेशन करना, अनुशंसा करना कि भाई ये जो क्लास है बहुत अच्छी क्लास है। तो इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएं, वीडियो को लाइक कराएं, शेयर कराएं। किस तरह से जाइलम फ्लोएम काम करते हैं, एनसीईआरटी की बुकों में जिस तरह की स्ट्रक्चर दी हुई है, देखिए पुष्प, पुष्प के विभिन्न भाग, प्रांगण, स्तंभ, कंदन, दाब तकनीक। तो इस तरह की हमारी क्लास रहेंगी। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।